नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। 12 दिन में से जारी मंडी व्यापारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। प्रदेश सरकार ने मंडियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में मंडी टैक्स अब केवल 50 पैसे लगेगा। निराश्रित सहायता शुल्क भी समाप्त की जा रही है। नए मंडी एक्ट में बाजार से प्रतिस्पर्धा के लिए फैसला लिया गया। अभी प्रदेश की मंडियों में मंडी टैक्स 1 रुपये 50 पैसे था। निराश्रित सहायता के 20 पैसे टैक्स वसूला जाता था, इसे अब कम कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, मंडी व्यापारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है और मंडी व्यापारियों ने जब कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की तब फिर उनकी मुलाकात के बाद ये फैसले लिए गए हैं। बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। प्रदेश में मंडी टैक्स अब केवल 50 पैसे लगेगा। निराश्रित सहायता शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लंबे समय से तकरीबन 12 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका था और मंडियों में हड़ताल चल रही थी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया और हड़ताल भी अब खत्म हो चुकी है। कितना असर देखने को मिलेगा, कितना फायदा मंडियों में देखने को मिलेगा इसका? बिल्कुल, देखिए, ये जो 12 दिन से हड़ताल जारी थी उसका समाधान नहीं निकल पा रहा था। आज दरअसल इसको लेकर जो मंडी व्यापारी संघ है उनके बीच में और कृषि मंत्री कमल पटेल के बीच में बातचीत हुई। कमल पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी बातचीत हुई और सरकार ने 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। क्योंकि जो नया मंडी एक्ट आया है उसको लेकर ये संशय था कि दरअसल उसमें छूट ये दी गई है कि ज़रूरी नहीं है किसान अपना जो अनाज है या उसकी जो उपज है वो मंडी में ले जाकर ही बेचे, वो बाहर भी कहीं बेच सकता है। अगर मंडी में वो जाता है तो फिर उसको टैक्स देना पड़ता है, 1.5 रुपये या जो भी टैक्स थे। और अगर वो मंडी में नहीं जाता है तो फिर वो बाहर बेच सकता है। फिर जो मंडी के व्यापारी थे उनको लेकर उनको कहीं ना कहीं ये संशय था कि उससे उनका नुकसान हो सकता है। तो इसमें ये रास्ता निकाला गया है कि अभी तक जो टैक्स 1.5 रुपये लगता था वो अब सिर्फ 50 पैसे लिया जाएगा। और साथ ही साथ में जो निराश्रित सहायता के तौर पर टैक्स लिया जाता था 20 पैसे, उसको पूरी तरीके से बिल्कुल। तो अब इसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। साथ में रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने मुरैना से राकेश मवाई, मेहगांव से हेमंत कटारे और बड़ा मलहरा से रामसिया भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पार्टी ने बदनावर से प्रत्याशी बदल दिया है। अब यहां पर कमल पटेल उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने एक सीट ब्यावरा पर अभी भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि जो तीसरी लिस्ट कांग्रेस जारी करेगी उस तीसरी लिस्ट में उन 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो लिस्ट जारी की गई है उसमें इन नामों का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 की खबर का असर यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे द्वारा जो खबर दिखाई गई थी उस पर मुहर यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। ये तमाम वो दावेदार हैं जिनके नाम हमारे द्वारा बताए भी गए थे। हमारी सीट पर हमारी जो खबर है उस पर कहीं ना कहीं ये मुहर लगती हुई नजर आ रही है। बड़ा मलहरा सीट पर रामसिया भारती को उम्मीदवार घोषित किया गया है। कथावाचक है रामसिया भारती। मेहगांव सीट पर डॉक्टर गोविंद सिंह की चलती हुई नजर नहीं आई है और कमलनाथ ने अपने पसंद के चेहरे हेमंत कटारे को टिकट दे दिया है। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की दावेदारी यहां पर खत्म कर दी गई है। मुरैना सीट पर राकेश मवाई को उम्मीदवार घोषित किया गया है। दिनेश गुर्जर की दावेदारी यहां पर थी लेकिन उस दावेदारी को भी खारिज कर दिया गया है। तो मुरैना से राकेश मवाई चुनाव मैदान में उतर रखे हैं। ये प्रत्याशी होंगे। तो मेहगांव से हेमंत कटारे को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। तो चुनावी सरगर्मी जैसे जैसे तेज होती जा रही है, उम्मीदवारों के नामों का जो इंतजार किया जा रहा था वो अब लगभग खत्म हो चुका है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि एकमात्र ब्यावरा सीट बची है, उस पर अभी ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के अभी उम्मीदवारों को लेकर कोई अपडेट नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। सबसे महत्वपूर्ण अगर 2 सीटों को समझा जाए तो
मुरैना और मेहगांव, यहां पर पेच बहुत ज्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन क्या माना जाए कि एक तरफा यहां पर निर्णय ले लिया गया, अब कहीं कोई विरोध की स्थिति तो निकलकर सामने नहीं आएगी? देखिए, निर्णय तो कोई ना कोई लेना ही था, लेकिन ये निर्णय किसकी पसंद से हुआ है ये इस सूची में साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि पहले भी हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि जितने भी टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से फाइनल किए गए उनमें कहीं ना कहीं कमलनाथ की पसंद चली है, और ये जो आखिरी के 3 नाम आए हैं, एक और सीट केवल बची है, उसमें भी ये साफ देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ की जो पसंद है उसी को तरजीह दी गई है। मेहगांव की अगर हम बात कर लें तो जैसा कि आप कह भी रहे थे और हम लगातार दिखा रहे थे कि मेहगांव सीट पर इतने ज़्यादा पेच फंस गए थे कि किसी एक नेता को साधने का मतलब था कि दूसरे की नाराज़गी मोल लेना। डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेता हैं, वो वहां से अपने भतीजे को टिकट दिलवाना चाहते थे, ऐसी खबरें आ रही थीं। साथ ही साथ चौधरी राकेश सिंह भी वहां से दावेदारी कर रहे थे टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी में, और उनका विरोध दूसरे जो नेता हैं वो कर रहे थे। तो इन सबको देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाला गया है, और कमलनाथ की पसंद के चेहरे जो हेमंत कटारे हैं, सत्यदेव कटारे के बेटे हैं, और इससे पहले हालांकि अटेर से वो एक बार विधायक रह चुके हैं, पिछला चुनाव हार गए थे, तो इस बार उन्होंने दावेदारी की है, उनका नाम फाइनल हुआ है। लेकिन तो लेकिन शरद, यहाँ पर सवाल यही है कि क्या आंशिक तौर पर यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा हावी नहीं होगा और उसका विरोध झेलना नहीं पड़ेगा? देखिए, बाहरी प्रत्याशी इस लिहाज से नहीं कह सकते क्योंकि भिंड जिले की ही एक सीट अटेर है और भिंड जिले की ही एक सीट मेहगांव है। तो एक विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से जरूर कह सकते हैं कि वो दूसरी विधानसभा है, ये दूसरी विधानसभा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक जिले में 2 अलग अलग विधानसभाओं को बाहरी कहना शायद ज्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इलाका वही है और यहाँ तक कि जिला भी एक ही है। तो ऐसा कोई विषय बनेगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो नेता टिकट मांग रहे थे वो अपनी नाराजगी किस तरीके से दिखाते हैं और उसको कैसे कांग्रेस पार्टी थामती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिर इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे मसले के बाद जो कद्दावर नेता थे जिनकी दावेदारियां चल रही थी, उनका क्या रुख होता है, उनकी नाराजगी को पार्टी फिर किस तरह से शांत करती है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा और आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के बाद अब एक और मंत्री बृजेंद्र सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री बृजेंद्र सिंह वीडियो में महिलाओं को साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि वे जैन समाज के कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने आयोजनकर्ता के कहने पर कोरोना योद्धा महिलाओं को साड़ी बांटी थी। मंत्री ने कहा, यह वीडियो आचार संहिता लगने के पहले का है। वीडियो के वायरल होने के मामले पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ वे एफआईआर करेंगे। वहीं इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस ने मुरैना में पदस्थ महिला एवं बाल विकास अधिकारी उपासना राय को भी हटाने की मांग की है। कार्यक्रम होता है, मुख्य अतिथि किसी को बनाया जाता है, जबकि जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, ये आचार संहिता से महीनों पुराना वीडियो है। उसमें बोला गया अगर मेरे द्वारा जो भी उपहार स्वरूप अगर कोई भी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पहला नहीं है, ऐसे कई कार्यक्रम हुए सैकड़ों, तो लोग बंटवाते हैं तो स्वाभाविक अपन बांट देते हैं। ये कार्यक्रम तो जैन समाज का था, उससे जबकि साड़ियों से उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इन पर कांग्रेसियों पर जरूर एफआईआर करवाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। मैं तो खुद कहूंगा कि इसकी जांच करो। ये वास्तव में आचार संहिता की बात का है कि आचार संहिता से पहले का वीडियो है और मेरे द्वारा किया गया कार्यक्रम है या जैन समाज के द्वारा किया गया कार्यक्रम है। इधर कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। पार्टी ने पूरे मामले की जांच कर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मुरैना की महिला एवं बाल विकास अधिकारी उपासना राय को भी हटाने की मांग की है। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चरम पर है और जिस तरह से शिकायत दर्ज कराई जा रही है, जिसके बाद अब ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री जी भी अब शिकायत करने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी गैर विधायक मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव द्वारा क्षेत्र की जनता को नोटों के साथ साथ साड़ियां बांटी जा रही है। एक मंत्री कल अनूपपुर में नोट बांटते मिले थे, आज ये साड़ियां बांटते मिले। इससे पहले सुर्खी में एक मंत्री ने धार्मिक वातावरण में निर्मित किया बात।
इस सब बातों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और उन्हें घबराहट है और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने का जो सिस्टम है उनका वो कर रहे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर हुए सर्वे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसियों से कराया गया सर्वे भरोसे के लायक नहीं है। वहीं गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो चुकी है। मेरा तो सर्वे में कोई विश्वास नहीं है और मैं सर्वे को मानता नहीं। सर्वे होता है जनता के बीच। हमारा तो जो सिस्टम है, मैं तो जनता के बीच बैठता हूँ, गांव के लोगों से राय लेता हूँ, वहाँ के प्रतिनिधियों से, और उसके बाद ही सही सच्चाई निकलती है। अब सर्वे में बाहर की कंपनियां हैं, वो करती हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो मेरा तो इस सर्वे में कतई कोई विश्वास है नहीं और न ये सर्वे के आधार पर कोई इस तरह की सफलता मिलती है। और ये बात सही है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। मैं गोविंद सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी देश में है वैसी मध्य प्रदेश में वर्तमान में हो गई है और इसलिए कांग्रेस में व्यापक पैमाने पर असंतोष है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र बनाया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कांग्रेस ने निशाना साधते हुए इसे कांग्रेस की नकल करार दिया है। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस के बयान पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि किसान हमेशा बीजेपी की प्राथमिकता में रहा है। बीजेपी केवल नकल कर रही है और वचन पत्र में 15 महीने में जितनी बातें कही थी, चाहे वो किसानों की ऋण माफी, जो कमल पटेल जो कृषि मंत्री उन्होंने विधानसभा में भी इसको माना है, और ये इनका संकल्प नहीं है न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, जिसका नाम दूंगा मैं झूठ पत्र। किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर प्रारंभ से रहे हैं। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और अभी अभी 10,000 किए 4,000 बढ़ा के किसान के लिए। वो तो किसी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में नहीं। संकल्प पत्र की बात वो ज्यादा करते हैं जो लिखते तो हैं पर करते नहीं हैं। लिखित में जो झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी, ऐसा भाजपा नहीं करती। हम जो कहते हैं सो करते। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार में कृषि और किसानों का विकास हुआ है। पीएम सम्मान निधि योजना से 10 करोड़ किसान सम्मानित हो चुके हैं। 93,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सरकार ने पहुंचाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी निवेश बढ़ाने की तैयारी हो रही है। वहीं राहुल गांधी के कृषि बिल पर विरोध को लेकर तोमर ने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस 2019 का अपना मैनिफेस्टो देखे, गांव में कृषि उत्पाद संगठन बनेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1 करोड़ 29 लाख किसानों को केसीसी के दायरे में लाया गया है। तो ये जब सरकार का निर्णय हुआ तो 3-4 साल से लगातार इसी मैकेनिज्म के आधार पर एमएसपी घोषित की जाती है, जिसमें लागत पर 50% किसान को मुनाफा होता ही है। खेती के क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ा है, उत्पादकता भी बढ़ी है और उपार्जन भी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। देखिए, राहुल गांधी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता बची है तो उनको अपना घोषणा पत्र सामने रख के उससे मुकर जाना चाहिए और फिर पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीएम आवास पर पिछड़ा वर्ग के लोगों ने सम्मान किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लोगों में खुशी है और पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने सीएम को सम्मानित किया है। सीएम के सम्मान कार्यक्रम में मंत्री रामखिलावन पटेल, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, भगत सिंह कुशवाहा समेत पिछड़ा वर्ग के कई नेता शामिल रखे हैं। तो ये सम्मान समारोह की तस्वीरें जब सीएम आवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पिछड़ा वर्ग आयोग को मिले संवैधानिक दर्जे के बाद पिछड़ा वर्ग की तरफ से सम्मान समारोह आयोजित किया गया और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया गया। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को सरकार अब बिजली में सब्सिडी देगी। सरकार इन दोनों संस्थाओं को बिजली सब्सिडी के लिए
11.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुकी है। इसके साथ ही सरकार इंदौर में दिव्य हिल्या की 10,000 करोड़ की संपत्ति का अधिग्रहण करेगी। इस मामले पर हाईकोर्ट से फैसला सरकार के पक्ष में आया है। कोर्ट के फैसले पर अपील को रोकने के लिए सरकार कैविएट दाखिल करेगी। कैविएट दाखिल करने के मसले पर भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में किसानों को बीमा राशि के रूप में 400 करोड़ रुपए देने का भी फैसला किया गया। तो खासगी ट्रस्ट पर हाईकोर्ट ने फैसला जो दिया, उसका फैसला आने के बाद सरकार सक्रिय हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला आने के बाद बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। शिवराज सरकार ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के काम शुरू कर दिए हैं। खासगी की जमीन पर अवैध निर्माण, जमीन की हेराफेरी की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। ट्रस्ट की संपत्ति जिन लोगों ने अवैध रूप से बेची है, सरकार उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश और देश भर में खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं, जिनमें 138 मंदिर, 18 धर्मशाला, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे और कुंड शामिल हैं। इतनी बड़ी संपत्तियों पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मंडला में कांग्रेस के मौन प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस कार्यकर्ता हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए मौन प्रदर्शन कर रहे थे। मौन प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए कार्यकर्ताओं के बीच बांटते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस के ऐसे प्रदर्शन पर अब लोगों ने भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में लोगों को मास्क बांटे और कोरोना को लेकर जागरूक भी किया। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है और कोरोना से लड़ने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार। हमारे चिकित्सक उस झंझावत से जूझ रहे हैं, ये कोरोना नामक, जिसकी वैक्सीन ही नहीं बनी और इलाज कर रहे हैं। पहले कोरोना का डर ज़्यादा था, सावधानी कम थी, और पहली सावधानी अगर कुछ है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो वह हमारा मास्क ही है। इसलिए मास्क ही इलाज है, मास्क ही वैक्सीन है, इसका ध्यान रखें। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में 15% सीट बढ़ाने की घोषणा की है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि साल 2020-21 के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रमों के सीटों में 15% का इजाफा किया गया है। सरकार के फैसले से ज्यादा छात्र अब प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जो विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर के हैं, उनके चॉइस के कॉलेज अगर नहीं मिले हैं, एडमिशन उनको कराना है, तो हमने नई डेटें अनाउंस की है। और ऐसे कई कॉलेज जो पहले चॉइस में उनने कोई कॉलेज पर्टिकुलर एक भर दिया था, अब उस कॉलेज के बजाय किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हमने इसके माध्यम निजी स्कूलों में मनमानी फीस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले पर कभी भी फैसला आ सकता है। फैसला सुरक्षित रखा है और न्यायालय अपना मत देगी कि न्यायालय किस प्रस्ताव को मानती है, कि श्री माथुर साहब ने जो प्रस्ताव दिया है उसको स्वीकार करती है, या श्री गुप्ता ने जो प्रस्ताव दिया उस पर किस पे मोहर लगती है। ये निश्चित है कि लगभग वही प्रस्ताव पे मोहर लगेगी, क्योंकि सरकार ने भी अपनी तरफ से यही पक्ष रखा था कि हमने तो पहले ही कह चुके हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है ट्यूशन। तो निजी स्कूलों की मनमानी के मामले में ये बड़ी बात हम आप तक पहुंचा रखे हैं। हाईकोर्ट में पक्षकारों की बहस पूरी हुई और उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। और एक बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता देते हैं। मनु आभन टेकरी केस में सीबीआई जांच को की। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। मनु आभन टेकरी केस में सीबीआई जांच करेगी। मासूम से रेप और हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। शिवराज सरकार ने यह फैसला लिया है। 12 साल की मासूम की
हत्या हुई थी। दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। 30 अप्रैल 2019 की घटना है, जिसके संकेत पहले ही दे दिए गए थे कि सीबीआई जांच इसमें हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताजा अपडेट? देखिए, ये काफी बहुचर्चित मामला है, क्योंकि इस मामले के अभी जो आरोपी हैं लगातार उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है और कह सकते हैं डीएनए रिपोर्ट को लेकर कई बार इस पर गफलत हो चुकी है। अब पूरी बात यह है कि राज्य सरकार ने इस पूरी चीज को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। तो जाहिर सी बात है, जो मृतका है नाबालिग 12 साल की, उसकी हत्या के बाद रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और ये कलफीजा थाने के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने फैसला लिया है कि सीबीआई जांच में जो दोषी हैं वो सामने आएंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की जो लापरवाही है उस पर भी कार्रवाई होगी। लगातार कांग्रेस जिस तरह से इस तरह के मामलों को लेकर लगातार महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर जो सवाल खड़े कर रखी गया, उसके जवाब में भी एक सांकेतिक तौर पर इसे देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। 12 साल की मासूम की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।